हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हमारी प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं इस बार क्वालिफाई हुए हैं। और मित्रों, आपके लिए ही मैं विशेष लेकर आया हूं द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की ये शॉर्टकट सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज का उद्देश्य यह है कि वर्तमान समय में जो वीडियोज़ हैं वो इतने जल्दी जल्दी आपको अवेलेबल नहीं कराए जा पा रहे हैं। इसलिए मैंने एक शॉर्टकट सीरीज चालू की है जिसके अंतर्गत आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल पाए और जो संबंधित टॉपिक्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं बुक्स में और अन्य कहीं, उन पर आपकी पकड़ बन पाए। दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की एक खास पेशकश है आपके लिए। दोस्तों, जो हम बता रहे हैं इसमें केवल फ्लो चार्ट ही बता पाना संभव होता है, केवल पूरे नोट्स को शामिल किया जाना संभव नहीं हो पाता है। हमारे नोट्स में ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आप इन्हें पढ़ने के लिए हमारे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिए आप आयुष सर का नंबर या मेरा नंबर, इन दोनों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में हमने दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल मेंस सीरीज 5 to 7 जो है हमारा बैच मध्य प्रदेश भोपाल में संचालित किया जा रहा है। और भोपाल के MP नगर में दोस्तों हमारी क्लासेस हैं। आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं चाहें तो। इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग का पूरा काम कर रहे हैं कि कैसे आप एक आंसर की क्रमबद्धता बनाए रखें, कैसे फर्स्ट बिंदु से लास्ट बिंदु तक आप की क्रमबद्धता जो है वो न टूटे और आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन मेंस के अंतर्गत कर पाएं। इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है दोस्तों उन टॉपिक्स पर जैसे जो सबसे कठिन है, जैसे पेपर 3 में साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पर्यावरण है, ऊर्जा है और इकोनॉमी से संबंधित मुद्दे हैं। लेकिन इकोनॉमी से संबंधित ये मुद्दे अभी हमें कहीं अवेलेबल नहीं है, ना ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी किसी ने करवाई है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स पर विशेष फोकस करने के लिए हमारा ये बैच दोस्तों 7 तारीख से शुरू हुआ है। आप जल्द से जल्द आकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद शुरू करते हैं जल संसाधन का प्रबंधन। यह थी हमारी मुख्य जानकारी इसके विषय में। अब शुरू करते हैं जल संसाधन का प्रबंधन। दोस्तों, जल वास्तविक रूप से एक संसाधन है। कैसे? जैसे पेयजल के लिए जल की उपलब्धता, पीने के लिए जल की उपलब्धता। आज उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। वहीं जल के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर ऊर्जा का प्रबंध करते हैं। अतः विभिन्न कार्यों में जल हमारे डे टू डे लाइफ में आवश्यक है। जैसे कृषि में आप देखिए, सिंचाई के बिना फसल का हो पाना बहुत ज्यादा समस्याप्रद होता है। अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि भारत की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर कृषि है और इसीलिए इसे वर्षा का जुआ भी कहा जाता है। और जो है हमारे यहाँ पर मानसून के कारण ही पूरा डिपेंड करता है कि कितनी कृषि होगी, कितनी उपज होगी, और इसी से संबंधित है हमारी अर्थव्यवस्था भी। अगर अल नीनो प्रभाव नहीं होता है और हमारे यहाँ की पर वर्षा अच्छी होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर अल नीनो प्रभाव हो जाता है और वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तो इसके कारण किसानों को घोर समस्या से गुजरना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, देश में जल का प्रबंधन एक आवश्यक मुद्दा हो जाता है। इसीलिए इसे प्रशासन में भी रखा गया है, क्योंकि हम लोगों से संबंधित समस्याएं दिन ब दिन फेस करते हैं और इसमें जल एक प्रमुख समस्या है। दोस्तों, जो हमारा प्रथम पेपर है उसका पार्ट 2 है और पार्ट 2 में ज्योग्राफी के बाद जो एक विषय आया है वो आया है दोस्तों जल प्रबंधन का। जल प्रबंधन का अध्ययन दोस्तों हम 4 प्रमुख बिंदुओं पर करेंगे। एक, उसका महत्व समझेंगे सबसे पहले कि जल प्रबंधन करने का महत्व क्या है। दूसरा, कि अगर हम जल को उपयोग करते हैं, जल का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है, तो क्या हम उसके प्रयोग में कुछ सावधानी समझदारी बरतते हैं या हमारे द्वारा कुछ लापरवाही की जाती है, और इन लापरवाहियों के परिणाम स्वरूप हम कुछ समस्याएं देखते हैं। ये समस्याएं क्या हैं और इनका समाधान कैसे हो। फिर हम जल बजट का अध्ययन करेंगे कि भारत का वास्तविक जल बजट कितना है, हमारी भारत भूमि को कितना जल प्राप्त होता है और कितना जल जो है उपयोग में नहीं आता है। क्या उस अनुपयोगी जल को हम उपयोग में ला सकते हैं, यह हम जल बजट के द्वारा देखते हैं। इसके द्वारा आपको कुछ ठोस तर्क मिलेंगे जिन्हें आप जब पेपर में डालते हैं, मतलब लिखते हैं, तो लिखने के परिणाम स्वरूप जो एग्जामिनर होता है उस पर यह गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं
क्योंकि आपने अपना जो स्टेटमेंट है उसके सपोर्ट में एक ठोस तर्क प्रदान किया है। इसीलिए दोस्तों जल बजट का अध्ययन भी आवश्यक है। फिर अंतिम जो हमारा मुख्य विषय है, हम देखेंगे कि जल जो संसाधन है उसका आखिर प्रबंधन हम करें तो करें कैसे, ठीक है, क्या विधियां हैं इसकी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विषय पर चर्चा करते हैं जो हमारा महत्व है। दोस्तों जल संसाधन के महत्व को राष्ट्रीय जल नीति 2012 के द्वारा समझा जा सकता है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताए हैं, उन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। जब आप पेपर में लिख रहे हो तो जरूर बताएं कि जल प्रबंधन का महत्व, और महत्व में सबसे पहले लिखें कि राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार। इसका मतलब आप एक ठोस तर्क दे रहे हैं, ठोस प्रमाण दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जल नीति ने क्या महत्व बताए हैं, वही महत्व हम लिख रहे हैं। यह एग्जाम में बहुत अच्छा प्रभाव देता है, और अगर आपको यहां पर 3 नंबर मिलने वाले हैं तो जरूर दोस्तों यहां पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों शुद्ध पेयजल। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में शुद्ध पेयजल एक गहन समस्या बना हुआ है। जो बड़े महानगर हैं उनके जल स्रोत धीरे धीरे दूषित होते जा रहे हैं। यहां तक कि जो ग्राउंड वाटर है, सतही जल तो दूषित हो ही गया है, भूमिगत जल भी या ग्राउंड वाटर भी दूषित होते जा रहा है। और इसके दूषित होने का मुख्य कारण जो दोस्तों हमें दिखाई देता है वह यह कि जो इंडस्ट्रीज द्वारा बार बार इनका उपयोग किया जाता है। चूंकि सतही जल की उपलब्धता वर्तमान समय में कम होती जा रही है, तो हम भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग कर रहे हैं। और भूमिगत जल का जब सर्वाधिक प्रयोग कर रहे हैं तो वह एक निश्चित मात्रा में भूमि में संचित है, जिसे हम निकाल लेते हैं। और इसके साथ फिर धातुएं भी आने लगती हैं, और जब ये धातुएं आने लगती हैं तो विभिन्न हेल्थ संबंधी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। दोस्तों अगली जो इसका महत्व है वह है कृषि सिंचाई से संबंधित। दोस्तों कृषि में यह जल सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है। कृषि में आप जानते हैं अगर हमारे देश में सिंचाई ना उपलब्ध हो तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारे देश की लगभग 60% आबादी इसी से अपनी आजीविका जो है वो प्राप्त करती है। और अगर वर्षा पूरी मात्रा में ना हो पाए और फसलों को सिंचाई ना मिल पाए तो फसल की जो पैदावार है वो बहुत कम हो जाती है, और लोगों को अत्यधिक कष्ट एवं समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास धन की उपलब्धता नहीं होती, उपज नहीं होती, और वे कर्ज में आ जाते हैं। इसके कारण ही महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कई किसानों को दोस्तों आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः कृषि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता यह जल का एक प्रमुख महत्व है। दोस्तों पारिस्थितिकी विकास। पारिस्थितिकी क्या होता है दोस्तों? पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधी है, और यहां पर जो है विभिन्न जीव एक साथ निवास करते हैं। जैसे कि हम कोई बड़ी बांध की परियोजना बनाते हैं। अब जब यह बांध की परियोजना बनाई गई तो यहां पर बहुत सारे जीव जंतु निवास करने लगेंगे। यहां पर आसपास की जो भी वनस्पति है उस वनस्पति को पोषण मिलेगा और एक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से वर्तमान समय में एनवायरनमेंट या पर्यावरण संबंधी जो समस्या है उनका निवारण भी हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों इसका अगला प्रयोग जो है वो उद्योगों में होता है। इसका अगला प्रयोग जो है इसका दोस्तों उद्योगों में बहुत अधिक प्रयोग होता है। उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताएं जो हैं वो इसी से संबंधित है। उद्योगों में विभिन्न कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जल विद्युत, आप सब जानते हैं ये एक महत्वपूर्ण उपयोग है इसका, जल विद्युत या हाइडल एनर्जी का उत्पन्न करना। वर्तमान विश्व में जो जीवाश्म ईंधन है वो दिन ब दिन समाप्त होते जा रहा है, और आवश्यकता है कुछ ऐसे स्रोतों की जो कभी समाप्त ना हो, और जल विद्युत दोस्तों उनमें से एक है। अगर जल विद्युत के स्रोतों का प्रबंध किया जाए, अगर हम बांध बनाते हैं तो बांध से जहां एक ओर सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है, वहीं दूसरी ओर उससे हम जल विद्युत भी बना सकते हैं। तो यह उसका महत्व है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा यहां पर कि हम इसके द्वारा क्या करेंगे, पारिस्थितिकी विकास करेंगे, और पारिस्थितिकी विकास के द्वारा हम पारिस्थितिकी पर्यटन को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसे हनुवंतिया टापू का हमारे यहां पर विकास किया गया है।
हनुवंतिया टापू इस समय एक बहुत ही फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन है दोस्तों, और यहाँ पर जाकर आप इसका मतलब पर्यटन को प्रोत्साहित होता देख सकते हैं। कई लोग यहाँ पर जाते हैं। पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसे सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो पारिस्थितिकी पर्यटन दोस्तों, अंतः स्थलीय जलमार्ग, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि परिवहन के लिए केवल परंपरागत साधनों, सड़कों एवं रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी नहरें बनाएं और उन नहरों के द्वारा भी हम बोट्स चलाकर, नावें चलाकर जो है वस्तुओं का परिवहन करें, तो ये सरल एवं सहज परिवहन होगा। तो इसका भी हम विकास कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख महत्व जल प्रबंधन के हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगली जो हमारा टॉपिक है वो है जल प्रबंधन से संबंधी समस्याएं। आखिर ये समस्याएं क्या हैं? कौन सी समस्याएं जल संसाधन के उपयोग संबंधी वर्तमान में दिखाई देती हैं? जब भी हम जल का उपयोग करते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा कमियां रह जाती हैं। साथ ही जो जल हमारे द्वारा उपयोग में लाया जाता है उसका कहीं ना कहीं कुछ कमी हमें दिखाई देती है। उन कमियों का अध्ययन हम करते हैं कि इनसे जुड़ी, जल संसाधन के प्रबंधन से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, क्यों हमारे पास इतना जल होने के बाद भी हम उसका प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। वर्षा के वितरण में स्थानिक एवं कालिक भिन्नता। स्थानिक मतलब एक स्थान दूसरे स्थान से भिन्नता रखता है, जैसे कि पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा और राजस्थान में होने वाली वर्षा, यह स्थानिक भिन्नता है। कालिक भिन्नता क्या होगी दोस्तों? कालिक भिन्नता यह होगी कि जून में वर्षा होना, जुलाई में वर्षा होना, अगस्त में वर्षा होना, सितंबर में वर्षा होना, उसके बाद वर्षा ना होना। अर्थात वर्ष के केवल 4 महीने ही वर्षा प्राप्त होना और बाकी समय वर्षा प्राप्त नहीं होना। स्थानिक भिन्नता के कारण दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे देश का 2/3 क्षेत्र है, लगभग 2/3 क्षेत्र, यह 2/3 क्षेत्र दोस्तों 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा एक बहुत ही कम वर्षा का कारण है। इसलिए हमें, अगर ये इतना कम जल जो है प्राप्त हो रहा है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा उस क्षेत्र में हो रही है, तो उसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। वर्षा का जो जल है उसे बहने ना दिया जाए, उसे रोका जाए, बांध बनाए जाएं, उसे जो है वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से रोका जाए। ऐसे विभिन्न माध्यमों का हम दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे स्थान विशेष में भिन्नता दिखाई देती है कि 2/3 क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा। वहीं दोस्तों जो बचा बाकी हमारा 1/3 क्षेत्र है, इसमें कालिक विभिन्नता के कारण जून से केवल सितंबर तक ही वर्षा होती है। जून से केवल दोस्तों सितंबर तक ही यहां पर वर्षा होती है। वर्ष के बाकी महीनों में यहां वर्षा नहीं होती, अर्थात यहां भी जल की कमी है। साथ ही हमारे देश में जल संसाधन का कुप्रबंधन है। इसको प्रबंधित बहुत अच्छे से नहीं किया गया है। बहुत सारे डैम्स नहीं बनाए गए हैं, नदी जोड़ो परियोजना को बढ़ावा नहीं दिया गया है। जो हमारे लोग इसे यूज करते हैं उनमें जागरूकता का अभाव है। ये सारी कुप्रबंधन से संबंधित समस्याएं। और जल प्रदूषण, जिसमें जल स्रोतों पर मवेशियों को नहलाना या फिर इंडस्ट्रीज के द्वारा जल को जो है छोड़ दिया जाना, गंदे जल को छोड़ दिया जाना और पेयजल जैसे अच्छे स्रोतों में इसका मिल जाना। दोस्तों गंगा जो उत्तरी भारत में गंदी हो गई है, मैली हो गई है जिसे हम कहते हैं, या यमुना को आप देखें तो ये इंडस्ट्रीज या औद्योगिक प्रकोप का ही परिणाम है। जो प्रदूषण हुआ है ये औद्योगिक प्रकोप का ही परिणाम है, या हमारी कुछ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होने के कारण भी इसमें प्रदूषण जो है फैल जाता है। तो हम कुछ ऐसे प्रबंध या व्यवस्था करें कि यह जल प्रदूषण ना हो और इस जल का स्वच्छ रूप में हम प्रयोग कर सकें। दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वह है कि जल बजट को देखना, कि आखिर भारत को वास्तविक रूप से कितना जल प्राप्त होता है। दोस्तों जल हमें जो प्राप्त होता है वो 4 अरब घन मीटर जल की कुल प्राप्ति होती है, और यह प्राप्ति विभिन्न स्रोतों से हमें होती है, जैसे ग्लेशियर पिघलने से नदियों के माध्यम से, या फिर वर्षा के जल के माध्यम से, या समुद्री जल के माध्यम से, या भूमिगत जल के माध्यम से। इन सभी स्रोतों से हमें लगभग
4 अरब घन मीटर जल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस जल का कैसे उपयोग होता है आइए देखते हैं। 500 अरब घन मीटर जल जो है वह सतही जल के रूप में समुद्र में मिल जाता है, अर्थात जो नदियां हैं, नदियों के द्वारा सतही जल, सतह पर उपस्थित जल, इसे बहाकर ले जाया जाता है और समुद्र में मिला दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों 500 अरब घन मीटर जल जो है वो समुद्र में मिल जाता है। 700 अरब घन मीटर के लगभग जो जल होता है हमारा, वो वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों 2200 अरब घन मीटर जो है हमारा जल, ठीक है, ये दोस्तों 500 नहीं है, ये 1500 है। यहां पर एक लगाना जो है मैं भूल गया, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। ये जो है 1500 अरब घन मीटर है। तो दोस्तों 2200 अरब घन मीटर का उपयोग लगभग नहीं हो पाता। इस जल का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं अपने 4000 अरब घन मीटर जल में से। उसके बाद दोस्तों 700 अरब घन मीटर जो जल है, यह भूमिगत स्रोतों को रिचार्ज करने में लग जाता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि भूमि से हम जल प्राप्त करते हैं, यह ट्यूबवेल के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। जब ट्यूबवेल के माध्यम से जल हम प्राप्त किए जाता है तो हम भूमि के अंदर से इस जल को निकाल लेते हैं, लेकिन क्या भूमि के अंदर यह जल उत्पन्न हो रहा है? ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन यह जल वर्षा के जल द्वारा ही धीरे धीरे रिसते हुए और पृथ्वी की विभिन्न सतहों को पार करते हुए, मिट्टी की विभिन्न सतहों को पार करते हुए अंदर जाता है और वहां एकत्रित हो जाता है, और यही जल हम बाद में ट्यूबवेल से प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं स्रोतों को जो है पुनः रिचार्ज करने के लिए हमारा 700 अरब घन मीटर जो है जल, वो भूमिगत स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए लग जाता है। इसके बाद दोस्तों 1100 अरब घन मीटर का वास्तविक रूप से हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा दोस्तों हम जो वर्तमान समय में हमारे द्वारा शोषण किया जा रहा है, कहना चाहिए वाकई में, या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है 700 अरब घन मीटर का जल जो है उसका उपयोग किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा हम एक्सप्लॉइट जिन सोर्सेस को करते हैं उनमें भूमिगत जल स्रोत सबसे बड़ा है। भूमिगत जल स्रोत जो है एक तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, वहीं कहीं पर भी व्यक्ति जो है हमारे देश में बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, सिटीज में जो है भूमिगत जल का अनावश्यक रूप से दोहन किया जा रहा है, और इसके कारण विभिन्न समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे ज्यादा उपयोग हम भूमिगत जल स्रोत का ही करते हैं। इसका अपेक्षाकृत जो है अधिक प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन हमारा आर्थिक सामाजिक जो वर्तमान विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, भारतीय जनसंख्या नियमित रूप से बढ़ रही है और एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है हमारे यहाँ पर। साथ ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है हमारी, अर्थात हमारी आर्थिक आवश्यकताओं और सामाजिक आवश्यकताओं दोनों ही ये विकास को सुनिश्चित करती हैं। तो दोनों के लिए ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है हमें, और मांग में जो इनकी लगातार वृद्धि हो रही है वह भी परिणाम है आर्थिक एवं सामाजिक विकास का। और यह बढ़ती हुई मांग में वृद्धि, आपको मैंने अर्थव्यवस्था के लेक्चर में बताया है कि अगर मांग में वृद्धि हो रही हो और किसी वस्तु की आपूर्ति निश्चित मात्रा में हो तो क्या होता है, स्कार्सिटी उत्पन्न होती है। इसी तरीके से जल संकट का सामना हम देख रहे हैं। वर्तमान समय में जल एक प्रमुख संकट बन गया है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई ऐसे महानगरों में आज पेयजल का व्यापार करोड़ों तक पहुंच चुका है। आखिर यह तो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, फिर इसका इतना व्यापार क्यों? आज पानी का इतना मूल्य क्यों? क्योंकि दोस्तों मांग में वृद्धि हो रही है और हम मांग में वृद्धि के अनुसार इसका प्रबंधन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अतः इसमें हमारी आवश्यकता है कि हम इसका प्रबंधन करें और ज्यादा से ज्यादा इसका विकास दोस्तों करें। दोस्तों धन्यवाद, यह हमारी सीरीज आप देखते रहिए। अगले सीरीज में मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे हम जल संसाधन का जो है प्रबंधन करें, क्या इसके लिए विधियां हैं, कैसे हम कम उपयोग में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके लिए हमारी विशेष सीरीज जो है मेंस की कोचिंग सीरीज चालू हो गई है। आप चाहे तो वह भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल को अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा और आपके एक ही अटेम्प्ट में बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जाएगा। अधिक से अधिक मार्क्स आप लेकर आएंगे। इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना,
साथ ही टेस्ट सीरीज का नियमित प्रदर्शन, आपको टेस्ट सीरीज नियमित प्रदान की जाएगी और उनका अवलोकन कर आपकी कमजोरियों को उजागर किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और उन पर हम वर्क करेंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो हमारे नोट्स उपलब्ध हैं, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी आप हमारे नोट्स में पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।